ये कैसे सर्वाइव करेंगे? शोर गुल भी मचाएंगे तो क्या करेंगे? तो बचा रहे, शोर गुल करते रहे। कि देखें ये सिंध बहुत तबाह हाल है। मेरे दोस्त, अगर किसी के कैरियर को खत्म करना है तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लेके आ जाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 48 घंटों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान करते हुए दावा किया था कि तहरीक की कामयाबी के लिए उनके पास अब नंबर्स पूरे हो चुके हैं। और अब ज़राए से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद का एक मुसव्विदा तैयार कर लिया है और तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़ायद के करीब अपोजिशन अरकान के दस्तखत भी करवा लिए गए हैं और इसमें तमाम ही अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, BNP मेंगल और JUI के अरकान भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपनी जमात को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि अपोजिशन की दीगर क़यादत की हिदायत का इंतजार अब भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मार्च में हुकूमत को यह चैलेंज कर रहे हैं कि जब तक उनका ये काफिला, उनका ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो अपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो जाएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा नंबर गेम पर भी हम नज़र डाल लें तो हुकूमत को अपोजिशन से इस वक्त असम्बली में नंबर गेम में कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 वोटों की ज़रूरत है, जबकि हुकूमती जमात यानी PTI को अपने इत्तेहादियों समेत इस वक्त 178 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी कि 6 वोट उनके पास इस वक्त भी इजाफी हैं। जबकि अपोजिशन की अगर कुल तादाद को मिला भी लिया जाए तो ये अरकान की कुल तादाद बनती है 162 और इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए अभी भी 10 वोटों की ज़रूरत है और शायद अपोजिशन के लिए तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना इतना आसान ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़िश्ता 3.5 सालों में हुकूमत गिराने की अपोजिशन की हर कोशिश को नाकाम बनाने में हमेशा कामयाब रही है और अपोजिशन को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है। और फिर इस बार तो सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ इसलिए भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए खुद भी मैदान अमल में उतरे हुए हैं और इत्तेहादियों से उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं। काफ लीग से मिल चुके हैं, जबकि दीगर तमाम इत्तेहादियों से भी वो मिलेंगे। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को अपोजिशन की हिकमत अमली के ख़िलाफ़ ख़ास हिदायत भी उनकी जानिब से दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध हुकूक मार्च निकाल रही है और ये मार्च पीपल्स पार्टी के मार्च से भी पहले शुरू हो चुका था। उमरकोट में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सिंध में इलेक्शन जीतने के लिए हम नहीं आए, बल्कि यहाँ पर लोगों को जगाने के लिए आए हैं। भले आप मुझे वोट ना दें, लेकिन खुद पर से बिकाऊ होने की तोहमत को हटा दें। उन्होंने कहा कि आपको मैं पेशकश करता हूँ कि नोट आप पीपल्स पार्टी से ले लें और वोट आप इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें। आज इस मार्च से खिताब करते हुए क्या उनका कहना था, ये भी सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, पंजाब की सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अदम एतमाद को अगर कामयाब होना है तो या तो आपके 10 लोग उस तरफ जाएंगे, यानी हुकूमत के 10 अरकान अपोजिशन की तरफ जाएंगे, या फिर कोई इत्तेहादी आगे पीछे होगा। तो इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? ये आएगी, नहीं आएगी, और अगर आती है तो कामयाब होगी, नहीं होगी? क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप अगले 2-4 रोज का? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। ये अदम एतमाद और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली और ये सारा आपको मतलब बहुत अच्छे से शोर मचा रहा है। जिस मसले के अंदर मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ कि अगर आप सेनेट जहाँ आपकी मेजॉरिटी थी वहाँ आप बिल नहीं रोक सके, तो पार्लियामेंट में जहाँ ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है उस तो ज़रा रोकना मुश्किल होगा। अब आप हमें बता रहे हैं कि आज 24 घंटे रह गए हैं, अभी तक 80 लोगों ने उस पर साइन किया। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा याद रखिए, एक पार्टी तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ आपकी 10 या 11 पार्टियां हैं जो आपस में भी उनके ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी आपको पता है कि हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि पीपल पार्टी ने तो अपना वो कर दिया, दिखा दिया है कि भाई पीपल पार्टी जो है वो दैट इज़ द मेन लीडर।
तो उनमें तो अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि लीडर कौन है इनमें से, कौन हु इज लीडिंग दिस होल शो। अगर ये इकट्ठे होते तो मुझे ये बताइए, क्या पीपल पार्टी वाला अपना जलसा जुलूस करते या वो फिर पीडीएम का इंतजार करते कि भाई पीडीएम जो वो 23 तारीख को चल रहा है, इसलिए कोई ऐसी हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। ये लगे नहीं है, आफ्टर ऑल इन्होंने सर्वाइव तो करना है ना, सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे? शोर गुल नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? तो बचा रहे हैं, शोर गुल करते रहे। बाकी ये है कि ये तो देखेंगे आप जब वक्त आएगा कि आया इनकी ये अदम एतमाद जो है, इसकी तहरीक जो है वो कामयाब होती है या नहीं। अब तक तो जिन भी बिलों को इन्होंने रोकने की कोशिश की पार्लियामेंट में वो भी नहीं रुके। तो मेरा ख्याल है ये और फिर ऐसे ऐसे लोग, यानी आप ये सोचिए कि सेनेट का जब था मसला तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी वहाँ से चले गए। तो आई डोंट थिंक सो कि इनके आपस में भी कोई इतना एतमाद है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब वो सेनेट वाले मामले के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात, तो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। कम से कम हुकूमत को घर भेजने पर तो तमाम अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक है। अब अगर ये सिर्फ शोर गुल कर रहे हैं और अगर इनकी तहरीक में कोई दम नहीं है, तो फिर हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं कि वो चौधरी शुजात से, चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने चले गए, इतना बड़ा रिलीफ पैकेज का उन्होंने ऐलान फ़ौरन कर दिया पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दूसरे ही रोज़। तो हुकूमत कुछ ना कुछ प्रेशर तो ले रही है इस तहरीक का, और फिर अदम एतमाद वाली स्ट्रेटजी जो अपोजिशन की है उसका। मेरा ख्याल जहाँ तक रिलीफ पैकेज का है, इमरान खान साहब पहले दिन से पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग कितने परेशान हैं, और कोई पहली दफ़े तो नहीं, उन्होंने कहा बहुत दफ़े कहा है अगर रिलीफ पैकेजेस हमने उनके डक्के वाले देने होते तो आपका मतलब है जो एहसास कार्ड है या कोविड के दौरानिया में जो लोगों की मदद की गई या जो किसान कार्ड है या सेहत कार्ड है, ये सारे किस लिए दिए गए? कोई इनकी टेंशन की वजह से जुड़ी दिए गए? वो तो इस बात को समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है बतौर हुकूमत कि हम अपने लोगों को जितनी रिलीफ दे सकें उतनी बेहतर है। और इसी चीज़ की वजह से आपको पता है कि 100% जो पंजाब की आबादी है इंशाल्लाह 31 मार्च तक उन सबको सेहत का कार्ड दिया जाएगा। हर कार्ड की मालियत 10 लाख है। अब मुझे ये बताइए कि ये आपका क्या ख्याल है, इनके प्रेशर में आके हमने किया ये सारा कुछ? ये तो आपको पता है जिस दिन से हम आए हुए हैं रिलीफ का काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो जो कहते हैं ना हमारे जो ये सारे बुग़्ज़ माविया में इकट्ठे हुए हैं, इनका कोई ये वो वाली बात है, कोई इनका वो नहीं है। इन्होंने करना क्या है? ये कहते हैं कि हम आएंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे। आप ये बताइए कि जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है, पाकिस्तान अकेला मुल्क थोड़ी है, पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया, पाकिस्तान हैंडल इट द बेस्ट। पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से हर तरफ जो थी बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, हम तो उनसे बहुत बेहतर फेयर किया है। सारी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है। ब्लूमबर्ग जैसे मैगजीन ने और इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जिस तरह हमने मैनेज किया कोविड को, इससे पहले किसी ने नहीं मैनेज किया। इसलिए मेरा ख्याल है ये कहना कि इन्होंने पता नहीं कौन से मोल से करने हैं, अगर ये करने वाले होते तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिंध के हालात तो बहुत अच्छे हो जाने चाहिए थे। सिंध में तो इनकी हुकूमत थी ना, किसी ने रोका हुआ तो नहीं था इनको वहाँ बेहतरी लाने से, किसी ने भी मना नहीं किया हुआ था। उनको बजट मिलता है, उस बजट के अंदर वो बेहतरी लाते दिखाते तो सही आपके सामने क्या कराची का हाल हुआ है, बाकी हैदराबाद और आगे अंदर आप अंदरून सिंध का देखें तो आप हैरान होंगे कि मतलब अभी भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से ख़ासतौर पर थरपारकर के अंदर कितने बच्चों का इंतकाल हो जाता है। सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है लोगों को आप कुछ हद तक तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हर वक्त तो नहीं बेवकूफ़ बनेंगे ना, लोग समझते नहीं है आपका मतलब, उनको पता नहीं है कि कितने अरसे से सब जो थे ये काबिज जब थे यहाँ बैठे हुए और हुकूमतें कर रहे थे तो क्या बेहतरी लेके आए थे। आज तो कम से कम हम आम इंसान और आम आदमी की सोच तो रखते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी हमने बेहतर करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर तो नहीं कंसंट्रेट किया। डॉक्टर साहब चलें, ये रिलीफ पैकेज खान साहब ने आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए दिया, ऑपोजिशन के प्रेशर में नहीं दिया। आपकी ये बात अगर मान भी लें तो फिर ये जो इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं खान साहब, ये भी तो इसकी भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये हुकूमत की अपोजिशन की तहरीक का ऐलान करते ही हुकूमत के खिलाफ फिर ये मुलाकातें आप देखिए शुरू हुई हैं। अपने लोगों से नहीं मिल रहे, उनके अपने मुशीर बलूचिस्तान के मुस्ताफ़ी हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म टाइम नहीं दे रहा और इत्तेहादियों के घर जाकर मिल रहे हैं। बात मेरी सुनिए, मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने तो जब भी वज़ीर आज़म साहब के कहा कि मुझे वक्त चाहिए अपने मसले डिस्कस करने के लिए, उन्होंने हमेशा टाइम दिया। मेरा ख्याल है जितने एक्सेसिबल हमारे वज़ीर आज़म हैं शायद इससे पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं थे।
वो हर चीज़ में खुद पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं और कोई पहली दफ़ा थोड़ी इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, वो पहले भी मिलते रहे हैं। चौधरी शुजात साहब की वो बहुत इज्जत करते हैं। जब उनकी सेहत ख़राब थी ना, वो अलील थे, तो इतना ज़्यादा वो ही वाज शोइंग हिज कंसर्न अबाउट इट। और वो एज अ पॉलिटिशियन ही हैज़ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर चौधरी शुजात, और मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे इत्तेहादी हमारे हैं, कोई नून लीग के इत्तेहादी तो नहीं है जिनसे हम मिल रहे हैं। हाँ, नून लीग के इत्तेहादी होते हैं, उनसे हम मिलते तो वाकई परेशानी वाली बात होती है। अपने इत्तेहादियों से भी मिलने पे तो नहीं किसी को एतराज़ होना चाहिए ना। वी मीट देम ऑल द टाइम, और मेरा ख्याल है आपस में सबकी मुलाकात होती है। कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मेरा ख्याल है मुहूर्त से तो हर रोज़ ही मुलाकात होती होगी जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो मेरा ये सारी चीज़ें जो हैं, अब देखिए एक आप परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये अपोजिशन जो है वो परसेप्शन बिल्डअप करने की, जी हम बस हालात ख़राब हो गए, तबाह हो गए, लोग निकलेंगे बाहर। लोग निकल रहे हैं बाहर, आप देख लीजिए कितने लोग निकल रहे हैं इनके साथ। अभी आपको पता है कि लाहौर के अंदर इन्होंने फरमाया कि जी हमें आप नासिर बाग दे दें, तो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि आप हमारे से मीनार पाकिस्तान ले लें। वजह ये है कि मीनार पाकिस्तान कम से कम एक साइड पे है, बीच माल रोड पे सारा कुछ बंद नहीं होगा। तो उन्होंने देखे ना, उन्होंने तो इनकारी कर दी। उन्होंने कहा जी हमें रोका जा रहा है। तो किस चीज़ से रोका जा रहा है? आपको खुला मैदान दे रहे हैं, वहाँ आप लोग इकट्ठे कर लीजिए। और देखिए आप जो कह रहे हैं आपके साथ जम्मे गफीर है, आप जो कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान आपके साथ निकल आया, तो मीनार पाकिस्तान बहुत बेहतर जगह होती जहाँ आप लोगों को इकट्ठ करते और वहाँ से। सही। अब डॉक्टर साहब ये जो परसेप्शन ऑपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही है उसको इसलिए भी तकवीत मिल रही है कि देखें उस मुलाकात से मुताल्लिक खान साहब की जो चौधरी बरादरान से हुई, फवाद चौधरी साहब कुछ और बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काफ लीग हुकूमत के साथ उन्हें यकीन दिला रही है। तारिक चीमा साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उस मुलाकात में ऐसी कोई बात हुई नहीं, अभी हमने डिसाइड किया ही नहीं है कि हम हुकूमत के हक़ में हैं या मुखालफत में, हमें अदम एतमाद का साथ देना है या नहीं देना। तो ये जो बयानात में तजाद सामने आ रहा है ना, ये उसकी वजह से भी एक तकवीत मिल रही है अपोजिशन के बयानिए को। मेरा ख्याल जो मैं तो अगर किसी बयान को कोई भी अहमियत दूंगी तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयान को अहमियत दूंगी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सारी मैंडेट जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे रखा है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई बयानिया आया है, कोई ऐसी कोई बात आई है। और ना मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा उन्होंने ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम अपने इत्तेहाद में मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ हैं। इनको पहली दफ़ा तो नहीं कहा उन्होंने। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको थिंग्स आर बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इस वक्त आपको पता है कि एक जंग थोड़ी ही जा रही, यानी एक तो आपको पता है अपोजिशन पार्टी जो है वो पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ आपके पास और भी बहुत सारे मसले हैं। अब जो बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है टेररिज्म का काम शुरू हो गया, इंसर्जेंसी शुरू हुई है। आपका क्या ख्याल है इसके पीछे किसका हाथ है? आई होप यू अंडरस्टैंड। वजह ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान ही ऐसा इंसान है जो खड़े होके और अपने मुल्क की बेहतरी सोच रही। वो ये कहते हैं कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम हुक्म नहीं सुनने आए लोगों के। वी आर नॉट हेयर टू लिसन टू व्हाट एनीबडी एल्स हैज टू से। जब ऐसी अनाउंसमेंट एक प्राइम मिनिस्टर कर दे तो आपको पता है ना कि और क्या क्या लोग इसमें ऑपोजिशन में आएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये इस तरह के बयान देते हुए खान साहब ऑपोजिशन को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं ना। अगर एक पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है और खान साहब चलेंगे सबको साथ लेकर, तो क्या उसमें ऑपोजिशन शामिल होगी? क्या वो शहबाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को साथ लेकर चलेंगे? उनसे तो मिलना, हाथ मिलाना, हम कलाम होना भी पसंद नहीं करते हैं, किसी चीज़ में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता उन लोग। देखिए अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला खैर करे। जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का बात है, आप मुझे ये बताइए कोविड के दौरानिया NCOC के थ्रू हम सारों ने इकट्ठा काम किया ये देखिए, इसमें सिंध भी शामिल था, हम भी शामिल थे, खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन उसमें भी बहुत सियासी ब्लेम गेम हो रहा था। सिंध विफाक पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, NCOC पाबंदियाँ मुख्तलिफ लगा रहा है, सिंध में, पंजाब में अलग, बहुत सारा उसमें ब्लेम गेम चला है। लेन देन के बावजूद आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। हमने कितनी तनकीद सुनी ऑपोजिशन से, इन्होंने वैक्सीन ऑर्डर नहीं की, इन्होंने वैक्सीन पे पैसे नहीं खर्च कर रहे, ये मांग रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि वैक्सीनेशन के मसले के अंदर आज दुनिया की आलमी जो जितनी तंजीमें हैं, चाहे आप WHO की बात करें
या बिल गेट्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा पोलियो को सपोर्ट करता है, उसने भी आके जो हमारी कोविड की जंग थी उसको आके तायद की, उसकी तारीफ की। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला खैर रखे, अगर पाकिस्तान के मुखालिफ कुछ खड़ा होगा तो इमरान खान सबको लेके चलेंगे, ये मैं यकीनन की बात बता रही हूँ। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है वो तो इमरान खान के खिलाफ चल रही है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे ना किसी अगर आपका ख्याल है कि उनको आवाम के बहुत ज़्यादा हमदर्दी या आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है अचानक, आफ्टर ऑल इनके पास थी हुकूमत, इतने अरसे रही, इनको तब आवाम का दर्द नहीं था। आपका मतलब है तब दूध की नहरें बह रही थी, हमने अचानक आकर उनको रोक डाला। हालात तो मुल्क के दिन ब दिन दिगरगुम होते चले गए। जब हमें दिया गया है ये गवर्नमेंट दी गई तो हमारे सिर्फ पंजाब के अंदर सिर्फ मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 32 अरब के डिसऑनर्ड चेक थे, 32 अरब रुपए के डिसऑनर्ड चेक पिछली हुकूमत के थे जो हमें क्लियर करना पड़ा। ऊपर से फिर खड़े होकर असेंबली में ये ताने सुनते थे आप तो डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने हालात इनके अच्छे होते तो जो अपना वो इलाका था वहाँ से कम लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन ही जीत लेते। बहुत बुरा कहा इन्होंने, कहा जी हम देखे नहीं, हमने तो सारा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको इस वक्त लेकिन डॉक्टर साहब उनकी जमात ने केपी के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में ठीक ठाक ग्रांट लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक सेकेंड, फिर कम से कम तहरीक इंसाफ की तारीफ इस बात पे करिए कि हमने तो फेयर इलेक्शन कराई ना। बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है। तो हमने तो कोई शोर नहीं मचाई, हमने तो कोई शोर नहीं मचाया कि धांधली हुई है, ना हमने खप मचाई है। हाँ, अगर हम जीत जाते थे इन्होंने खप रोला डाल डाल के हमारी मार देनी थी मत। अब इसका मतलब है कि एक जेन्युइन इलेक्शन कराई गई, आपके कुछ लोग जीते कुछ हमारे जीते, कल जो सेकंड स्टेज होगा उसमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमें तो कोई इतराज नहीं, हम तो कहते हैं आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जो आता है सब आंखों पे, हमें तो कोई इतराज नहीं होता। कितनी दफा आप हमसे शोर सुनते हैं हम इसके बारे में। हमारे हुकूमत के दौरानिया में जो इलेक्शन हो रही है उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन। और जहाँ तक ताल्लुक है ये चूं चूं के मुरब्बे का, करते रहिए शोर। आप मुझे ये बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से ये सारा कुछ फॉलो अप कर रहे हैं सियासत में, इनका सर्वाइवल तो इसी तरह है ना। अभी तो इन्होंने सर्वाइव करना है या नहीं करना, ये खपरवाला मचाएंगे। नून लीग तो किसी हुकूमत में है ही नहीं, किसी तरफ भी नहीं है। अगर आप नून लीग को देखें, ना वो सिंध में, ना वो खैबर पख्तूनख्वा में, ना वो बलूचिस्तान में, यहाँ पंजाब के अंदर भी अपोजिशन में है, तो वो तो बेचारों के लिए पहली दफ़ा इस तकलीफ में से वो गुजर रहे हैं। वरना तो वो हमेशा अपने आप को हुक्मरान कहा करते थे, हुक्मरान ख़ानदान कहते थे। हम हुक्मरान ख़ानदान ने, यानी नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान जो है वो अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहता था, क्योंकि वो चले आ रहे थे, चलते आ रहे थे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने समझा कि शायद ये हमारे विरसे में आ गया पाकिस्तान। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि अपोजिशन की अदम एतमाद नाकाम होगी और अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, चूँकि हमारे अपने अरकान भी और हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम पर पूरा एतमाद है और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान और उनकी हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। अब अपोजिशन को इतना यकीन क्यों है? और मौलाना साहब ने जो डेडलाइन दी थी वो अब 24 घंटे उसमें बाकी बचे हैं, तो अगले 24 घंटे क्या बहुत अहम हो सकते हैं? क्या अपोजिशन अदम एतमाद को जमा करवाने में, फिर कामयाब करवाने में भी कामयाब हो सकती है? और किस बुनियाद पर कामयाबी के दावे कर रही है? ये तमाम तर सवालात चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उनके सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अपोजिशन अदम एतमाद की भरपूर तैयारी कर रही है और साथ साथ ये दावे भी कर रही है कि इसको भरपूर कामयाबी मिलेगी और अब ये हुकूमत खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बस चंद ही दिनों के मेहमान हैं, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने मार्च में दावे कर रहे हैं कि जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे उस वक्त तक हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अब ये नंबर गेम किस तरह से इस वक्त आगे बढ़ रहा है, अपोजिशन किस तरह से तैयारी कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ही जानते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के जरिए क्या हुकूमत गिराने में कामयाब होंगे या फिर अदम एतमाद ही वो ऑप्शन होगा जिसके जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब, बिलावल साहब ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इधर अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो जाएंगे।
अभी तक नंबर्स पूरे नहीं हैं, क्या 2-4 रोज का अभी और होमवर्क बाकी है तमाम अपोजिशन जमातों का? इस वक्त क्या सूरत है चौधरी साहब? नहीं, मेरे ख्याल है सारा कुछ होमवर्क तो मुकम्मल कर लिया गया है। और अभी आज जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ फासिल जरदारी साहब की मुलाकात है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें शायद जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी, और उसमें मेरा ख्याल है चीज़ें तकरीबन सब कुछ फाइनलाइज हो गई हैं। अब तो अनाउंसमेंट है या फिर फाइल होनी है, नो कॉन्फिडेंस वो किस दिन होती है, कब होती है, उसका भी फैसला शायद आज की मुलाकात में हो जाएगा। अच्छा, चौधरी साहब, खान साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से, उसके बाद हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हो गई। फवाद चौधरी साहब का बयान चल रहा है कि वो मुलाकात में मौजूद थे और चौधरी बरादरान ने उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। अब तारिक चीमा साहब की उस पर जो वजाहत आई है, जो उनका बयान है, उससे एक तजाद पैदा हो रहा है। तो अब वो हुकूमती बयान की अपनी जगह अहमियत को माने या फिर तारिक चीमा साहब के बयान को माने, ये कन्फ्यूज़ हो गई है थोड़ी सूरत हाल। देखे ना, रिबटल तो आ गया। दूसरा आज चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा है कि इतनी बड़ी हंडिया अगर चढ़ी है तो उसमें से कुछ तो निकलेगा, और फिर वो कहका लगा के हंसती है। मेरा ख्याल है चीजें सारी कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ इत्तेहादियों नहीं, इत्तेहादियों के अलावा नंबर्स पूरे हैं। और इत्तेहादी तो फिर आज MKM ने भी दोबारा से फिर नई एक चार्जशीट जारी कर दी है, बाप पार्टी भी कर रही है। तो वो इत्तेहादी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इत्तेहादियों को शायद इत्तेहादी आ जाए तो फिर वो डिफेक्शन क्लॉज और बाकी चीजें जो है वो नहीं होती, वो आसान हो जाता है। वरना तो आसान हो या मुश्किल हो, ये होना तो है ही। तो चौधरी साहब, इसका मतलब अपोजिशन तय कर चुकी है कि अदम एतमाद को लाना है, और ज़ाहिर है कामयाबी के इम्कान हैं तभी लाना है। कामयाब अगर हो भी जाती है तो ये बाद के फिर मामला तय कर लिए कि अगर कोई इत्तेहादी आपके साथ आता है तो बाद के सेटअप में उसको क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या क्या आएगा? मेरा ख्याल है ये चीजें सारी डिसाइड हो चुकी होंगी, और उस पे ही अब जो लास्ट वो कहते हैं ना कि टचिंग दी जा रही है या आखिरी जो होती है वो किया जा रहा है, तो वो मेरा ख्याल है उस मरले में चीजें दाखिल हो चुकी। अच्छा, तो फिर चौधरी साहब, असेंबली ये अपनी टर्म पूरी करेगी या फिर ये ऐसे सवालात हैं जिनका जो 2-4 लोग मेन हैं उन्हें पता है। अच्छा, वो नीचे ना बताते हैं, ना किसी को पता है। ये अच्छी बात ये भी है कि वो हिकमत अमली जो है वो अब तक उनके पास है। क्या हुआ है, क्या चीजें तय हुई हैं, लेकिन एक चीज बताई जाती है जब भी है कि चीजें सारी अंडर कंट्रोल है और फैसला हो चुका है। हम अच्छा, ये जिन चंद लोग का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें जरदारी साहब, मियां साहब, मौलाना साहब, वो लोग हैं या उनसे नीचे की लीडरशिप भी इसमें इन फैसलों में? मेरा ख्याल है वही लोग हैं। चूंकि देखे ना, एक बात, पीपल्स पार्टी में तो कोई बहाम ही नहीं था नो कॉन्फिडेंस को लेकर। जहाँ पे बहाम था वो दूर हो गया। दूसरी बात ये है कि सभी पार्टियों ने जरा ये एक देखें, गैर मामूली बात मैं आपको बताने लगा हूँ। काफ लीग ने अपना सारा इख्तियार चौधरी परवेज लाई को, इधर उधर के बाकी लोग जो बातें करें उनकी अहमियत उस तरह से नहीं है। JUI ने सारा इख्तियार मौलाना फजल रहमान को दे दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने जहांगीर तरीन को दे दिया है। PMLN ने मियां नवाज शरीफ को दे दिया है। और हमारा तो जो हमारे कायदीन हैं वो पहले दिन से चीजें जो कर रहे हैं, निटिंग कर रहे हैं, वो तो जरदारी साहब कर रहे हैं इस सारे की। तो उन्हें तो पता ही है, जो भी रोड मैप है उनको पता है, उसके मुताबिक वो चीजें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने इसको बड़ा अहम तरीन बात का, इसमें एक दिलचस्प बात भी है कि आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप ने तमाम इख्तियार तरीन साहब को दे दिया है। आज ही शाह महमूद साहब भी जब खिताब कर रहे थे चंद घंटों पहले, तो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक इमरान ग्रुप है। तो ये वाकई जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोग क्या आप लोगों से हैं राब्ते में, और उसी की बुनियाद पर ये अदम एतमाद को फाइनल टच दिया जा रहा है? मुझे तो नहीं पता कौन राब्ते में है, कौन कौन लोग हैं आ रहे हैं, ये मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन एक बात है, शाह महमूद साहब को बिल्कुल पता है कि कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तो शाह महमूद साहब का ही प्रॉब्लम है उनके साथ, बाकी तो किसी का प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। अब जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी वही बयानात दे रहे हैं, पहले भी वही देते थे, उनके खिलाफ भी वही देते थे, अब उनके हक में भी वही दे रहे हैं। उससे लग रहा है ना, देखिए ना बॉडी लैंग्वेज देखें, बार बार मिल रहे हैं, चौधरियों को मिले हैं, अभी मुनसलाई को मिले हैं, जहांगीर तरीन से राब्ता किया है, MKM के पास जाने के लिए तैयार हो गए हैं, रिफॉर्म्स और ये जो चीजें सस्ती कर रहे हैं। तो ये सारा बता रहा है कि देयर इज समथिंग, किसी चीज का प्रेशर है। जो खैरात बट रही है ये ऐसे तो नहीं बट रही। तो चौधरी साहब, ये सिर्फ
अपोजिशन इत्तेहादियों की मदद से लेकर आएगी इस अदम एतमाद को, या फिर हुकूमत के अपने भी कुछ लोग हैं आपके साथ? चाहे आप ज़ाहिर शारन नंबर आप बता सकते हैं कि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, कितने लोग हैं हुकूमत के आपके साथ? नहीं, नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा ये गया है कि इत्तेहादियों के अलावा नंबर पूरे। अच्छा, यानी अगर तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहें तब भी कम से कम 10 अरकान आपके साथ हैं, चूंकि आप लोगों की अपनी तादाद 162 है और 172 का हिस्सा आपको पूरा करना है। मैं 10, 20, 25 नहीं, मैं 10, 20, 25 का मुझे नहीं पता कितने। अच्छा। 10 हैं, 20 हैं, 24 हैं, 30 हैं, मुझे नहीं पता, मेरे नहीं इल्म। तो फिर चौधरी साहब, ये ताखीर किस बात की है? फिर इतना गौर क्यों हो रहा है? ये फाइनल टच फिर मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? जब इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर गेम पूरा है तो फिर तो ये फौरन से पहले इस अदम एतमाद को आ जाना चाहिए। नहीं, ये कोई टाइम बाढ़ तो नहीं हो रही। बतौर वकील मैं कहूँगा कि कोई अपील तो नहीं है जो टाइम बाढ़ हो रही है। तो वो अपना टाइम है ना उनका, जो तय करेंगे चीजें। फिर लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, हो सकता है उसका इंतजार हो रहा कि वो इस्लामाबाद पहुंचे तो हम दाखिल करें, या फैसला होता है उससे पहले कर देना है, या फैसला होता है कि लॉन्ग मार्च पहुंच जाए खैर वाफिया से उसके बाद करें। तो ये बस यहाँ पे ही है। अच्छा, लेकिन ये तय हो चुका है चौधरी साहब के जो पीडीएम का मार्च है 23 मार्च को, जो भी होना है होना उससे पहले है, फैसला उससे पहले हो जाएगा, जो आर या पार जो भी होना है। मैं नहीं, देखे ना, मैं अभी पीडीएम के मार्च के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो कब है। नहीं, वो तो 23 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया ना, यानी उससे पहले ही अदम एतमाद वाला सीन फाइनल हो जाएगा पूरा, मेरा ये ख्याल है। सही। और फिर चौधरी साहब, इसकी अब कामयाबी के इम्कान फिर इसके कितने? अगर अपोजिशन इसमें नाकाम हो जाती है, फिर अपोजिशन इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही होगी मुल्की सियासत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो करेंगे ही तब जब इसकी कामयाबी के कोई 200% चांसेस होंगे, वरना वो रिस्क तो नहीं लेंगे। इतने बड़े सारे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतनी दहाइयों की पॉलिटिक्स की हुई है उन्होंने, तो ये ऐसा तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में 2 अदम एतमाद आई, एक कामयाब हुई, एक नाकाम हुई। एक वो आई चुंदरीगढ़ के खिलाफ थी, वो कामयाब हो गई। एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थी, वो नाकाम हो गई। तो उसके बाद तो कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आई। सही। अब 1 मार्च चौधरी साहब आप लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले, 1 मार्च आपके सिंध हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर हो रहा है। अब उसमें कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मार्च लेकर निकली है, पहले सिंध के हालात तो ठीक कर लेती, जो सिंध के इश्यूज़ हैं उन पर तो काबू पा लेती, यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इन चीज़ों को ठीक करने के बाद फिर विफाक के खिलाफ निकलती। तो ज़ाहिर है इस पर भी आपका जवाब मैं चाहूँगा कि हुकूमत के लिए। नहीं, देखिए ना, सिंध के हुकूक क्या है? अगर सिंध हुकूक मार्च है तो सिंध के इश्यूज क्या हैं? सिंध के इश्यूज हैं कि उनका पानी का इशू है। वो पानी कहते हैं कि जो लोअर रिपेरियंस हैं, जो नीचे बसने वाले लोग हैं, उनका भी वही राइट होता है जो ऊपर बसने वाले होते हैं। अगर हम इस उसूल को डिनाई करते हैं तो ये तो प्रिंसिपल फिर हमें इंडिया के साथ प्रॉब्लम पैदा कर देगा। गैस का इशू है, 50% फर्स्ट राइट उनका है, वो उनको नहीं मिल रहा, उनके पैसे काट लिए जाते हैं, उनका ये जजीरों पे कब्जे की बात की गई थी। तो ये सिंध के हकूक हैं, अगर उनको पूरे पैसे मिले जो नहीं एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो उनका तयशुदा हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये सिंध बहुत तबाह हाल है, लेकिन सारा KPK से सारा पाकिस्तान इलाज करवाने से जाता है, गंबड़ जाता है लीवर का ट्रांसप्लांट कराने, SIUT जाता है किडनी का, और वो इलाज करवाने जाते हैं दिल का, सारे NICVD के कराची, सक्खर, बाकी जगहों पे जाते हैं। सिंध तबाह हाल, सिंध का बर्बाद हो गया है। मिट्टी की सड़कें, या वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ का आपने थर का चोलिस्तान के साथ मुकाबला करना है ना, लेकिन आप कर लें पंजाब के किसी बड़े से, मेरे जिले को आने वाली और जाने वाली कोई एक सड़क सलामत नहीं, कोई एक सड़क सलामत नहीं। उससे वो थर पार कर की सड़कें 1000 दर्जा बेहतर हैं, लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा है कि वो चल रहा है। रही बात क्राइम की, तो क्राइम में ऊंच नीच होती है। लाहौर का पिछले साल 53% क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, तो लाहौर में भी उसी तरह से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे सब ठीक है, लेकिन कराची का प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। कराची में बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, कराची में KP से लोग आ रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं, बाकी सूबों से आ रहे हैं। तो जो भी देखे ना, अभी ये अतर साहब वाला जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, तो वो उन्हें बलूचिस्तान, वो बंदा तो ईरान जा रहा था। और मैं समझता हूँ कि हमारा भी वो बरखुरदार है जो वहाँ का सेंट्रल का SSP है, मारूफ उस्मान, उसने दिन रात जाग के
वो अगर एक दिन का चूक हो जाती तो वो ईरान निकल गया था, वहां से जाकर गिरफ्तार किया है। तो वो मेहनत भी करते हैं। यहाँ पे भी मैं तो ये नहीं कहता कि क्राइम बिल्कुल हर जगह पे है, और अगर इसकी आप पीछे से रीजंस दूर नहीं करेंगे तो क्राइम को आप सिर्फ पुलिस के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकते। रही बात ये कि जो सिंध के हुकूक हैं वो तो वफाक के पास है, वो नहीं दे रहा। अगर K4 है तो सिंध ने तो अपने हिस्से के पैसे दे दिए, वफाक ने जो हिस्से के देने वो नहीं दे रही। ठीक, तो ये अगर मार्च सिंध हकूक मार्च है तो ये हकूक है सिंध के, ठीक है, वो दें उनको, कौन रोक रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी सुनी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल से तारीखी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आई है। रावलपिंडी में स्टेडियम के तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। अब कल जो बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट भी है, और फिर ख़ास तौर पर अगर खेल के हवाले से बात की जाए तो किस टीम को इस वक्त सबकत हासिल होगी। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल से जनाब रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 24 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है, और ये सीरीज़ इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद अब कोई टीम पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वापस नहीं जा सकेगी। तो इस लिहाज से इस सीरीज़ को बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, ICC टेस्ट चैंपियनशिप भी ज़ाहिर चल रही है और हर 2 साल बाद उसका फाइनल होता है, तो उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इब्तिदा में ही पाकिस्तान को कुछ धचके ज़रूर लगे। पाकिस्तान के कई फास्ट बॉलर्स इसमें स्क्वाड से अनफिट होकर और कुछ कोरोना की वजह से बाहर हो गए, जिसमें हारिस रऊफ, हसन अली और इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ भी शामिल हैं। अब क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलियावी मजबूत टीम का सामना किस तरह से करेगी, इस सीरीज़ को जीतने के लिए फेवरेट है या नहीं है, रावलपिंडी की पिच किसको सूट करेगी, फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी या स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, बैट्समैनों के लिए इस पर कितना चांस है, इन तमाम मौज़ूआत पर इकबाल जमील साहब सीनियर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इकबाल जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये इवेंट ही बहुत बड़ा है, ज़रा हम क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ की तरफ तो बाद में आते हैं। 24 साल बाद ये सीरीज़ होने जा रही है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है इकबाल जमील साहब? जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की बहुत नामी गिरामी टीम है और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई। इससे कि मुख्तलिफ अभी देखिए कुछ अर्से पहले भारत ने कोशिश की थी कि जो उनके जो स्पिनर है उनके वाइफ को थ्रेटनिंग कॉल्स दी, उसके बावजूद वो खेल रहे हैं। इट मीन्स ये कि देयर इज नो सिक्योरिटी कंसर्न। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम को आना जो है ना, ये एक इसलिए भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पैगाम देगा, इसलिए कि इसके बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी इंशाल्लाह ताला। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये बड़ा वाइटल टूर है। जहाँ तक ये बात है कि विकेट कैसी बनेगी, मेरा ख्याल ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है, बहुत ही स्ट्रांग। अभी उन्होंने 4-0 उसका नाम क्या इंग्लैंड को हराया एशेज में। दे हैव गॉट वेरी ट्रिमेंडस पोटेंशियल। एक नया कप्तान है पैट कमिंस के साथ, उनके पास वार्नर है, स्मिथ है, लेबुशान उनके बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो उनके पास जो पेस अटैक है वो भी मिचेल मार्क है, पैट कमिंस खुद बड़े अच्छे बैट्समैन है। और मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि पाकिस्तान का आजमाई गुज़श्ता कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान ने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। अब ये देखना है कि इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। विकेट कैसी भी बनेगी, मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि ऑस्ट्रेलिया इज ए स्ट्रॉन्ग साइड। हाँ, अगर ये होता है कि रिजवान और बाबर आजम अगर ओपनिंग देते हैं, ओपनिंग अच्छी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो एक टफ फाइट हो सकता है। हसन अली टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही लिथल बॉलर थे, किलर बॉलर थे, वो इंजरी का शिकार हो गए। फ़हीम अशरफ मिडिल ऑर्डर के अंदर अच्छा बैट्समैन थे, ही वाज डू। एंड अगेन हारिस रऊफ जो 150-55 की स्पीड से गेंद कराते थे, वो कोविड का शिकार हो गए। सेकंड टेस्ट में शायद वो आए खेलने के लिए। अच्छा, स्पिनिंग शोबे में भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रांग है, उनके पास अगर है या उनके पास लिदॉन है, इस टाइप के जो बॉलर्स हैं वो किसी भी विकेट पिक करा सकते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये एक टफ कंपटीशन हो, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आता। ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है कि 3 जो आपके स्ट्राइक प्लेयर्स थे वो इस वक्त
मतलब चले गए। बिल्कुल। तो ज़ाहिर इकबाल साहब, पाकिस्तान की तैयारियों को भी उनके चले जाने से ज़ाहिर एक धचका तो लगा। अब शाहीन शाह अफरीदी एक वाहिद एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो भी कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो अब ऐसी सिचुएशन में कल की पिच से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान ने फिर पिच कैसी बनाई होगी? ज़ाहिर फास्ट बॉलर्स को मदद देने के लिए तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है। तो हम कुछ गेंदें घूमती हुई देखेंगे, कुछ स्पिनर्स को टर्न ज़्यादा मिलेगा, या किसी हद तक बैटिंग साइड पर जा सकती है पिच? देखिए, अभी पिंडी में बारिश हुई है, आज अच्छी खासी बारिश हुई है। देखिए, मैच शायद टाइम पे शुरू होता है या नहीं होता है। आउटफील्ड के साथ ग्रीन विकेट तो कभी नहीं बनेगी, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। हाँ, हो सकता है कि 1 घंटा शुरू के 1 घंटा गेंद सीम हो और के उसके अंदर मूवमेंट हो, तो शायद पाकिस्तानी या जो भी ऑस्ट्रेलिया जो भी टॉस जीतता है तो वो, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि तीसरे चौथे दिन जो है ना, गेंद हल्की सी टर्न हो सकती है और वही एक वाइटल डे होगा। मेरा अपना जाती ख्याल है जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको बैटिंग करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि यंगस्टर वसीम को लिया है, अल्लाह करे वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। नसीम शाह हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एक मौका मिला है, अगर मौका प्लेइंग लेन में आते हैं तो उनको डिलीवर करना चाहिए इन लोगों को। देखें, मैं किसी मतलब इस बात पे नहीं पड़ता कि कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम बुरी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर अगर जो आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही मजबूत नजर आती है। और विकेट अगर पाकिस्तान को जीतना है तो वो चाहे उनको स्पिनिंग विकेट बनाए तो उसमें उनको कुछ बचत हो सकती है। अगर स्पिनिंग विकेट नहीं बनाएंगे, गेंद टर्न नहीं होगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑलरेडी वीक है, आपको पता है। और जाहिर सी बात है उनके पास एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है जो आप किल कर सकती है। और टॉस जीत के अगर उन्होंने 350-400 रन बना दिए तो ये समझ लीजिए कि अगर उन्होंने बैटिंग की तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात हो सकती हैं। और पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि कम से कम अगर टॉस जीते तो बैटिंग करे और बैटिंग करने के बाद प्रेशर डाले जितना भी स्कोर कर सकते हैं। और क्या इस सीरीज में हम फिर यासिर शाह को भी मिस करेंगे? पाकिस्तान के वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, सिलेक्टर्स ने थोड़ा नजरअंदाज उन्हें किया। और माजी में आप देखें कि यूएई में पाकिस्तान जितनी भी क्रिकेट खेला, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को अगर वहां हराया तो उसमें यासिर शाह का बड़ा वाइटल रोल हुआ करता था। और स्पिन विकेट तो उन्हीं को खास तौर पर सामने रखकर बनाई जाती थी, लेकिन इस सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया। यार, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि यासिर शाह को ड्रॉप किया गया। देखिए, लेग स्पिनर्स आर ऑलवेज गुड। लेग स्पिनर्स जो है ना, एक्सपेंसिव जरूर होते हैं लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर होता है। और यासिर शाह ने कई आपको टेस्ट मैचेस में विक्ट्री दिलाई है। मेरी ना जाने क्या समझ में सिलेक्टर्स ने क्या किया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनकी खिलाफ बड़ी मुश्किल से पुर होगी। ठीक है, साजिद हैं, नुमान हैं, ये बॉलिंग करेंगे मतलब, लेकिन वो क्लास तो नहीं है जो यासिर शाह की है। और ये सोचना चाहिए था सिलेक्टर्स को कि जनाब आप जब वसीम जूनियर को लेके आ सकते हैं, नसीम शाह को लेके आ सकते हैं, तो यासिर शाह को भी आपका एक ऐसा वेपन था या फिर एक ऐसा बॉलर था जो कि रियली फ्रंट से लीड करता था और उसने कई विक्ट्रीज दिलाई। उसको खेलना मुश्किल होता है। अगर उसकी सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो थोड़ा सा फ्लाइट देने लगे ना तो बड़ा मुश्किल प्लेयर है उसको खेलने के लिए। हाँ, वो थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उसको मार पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद उसने विकेटों के अंबार लगाए। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 6-7 विकेट उसने टेस्ट मैचेस में लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो मेरा अपना जाती ख्याल है उसका होना बहुत जरूरी था। तो इकबाल साहब, ये अभी ज़ाहिर नसीम शाह को मौका दे रहे हैं, वसीम जूनियर को मौका दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास भी माजी में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां दिला चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का सामना करते हुए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं, या फिर आप ये नए खिलाड़ियों को, वसीम जूनियर जैसे खिलाड़ियों को आप मौका दें? इसके लिए तो आपको बांग्लादेश, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ जो निस्बतन कमज़ोर टीम है उनके टूर का इंतजार करना चाहिए, फिर वहाँ आप नए खिलाड़ियों को आजमाएं। स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ तो आपको एक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ जाना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर किसी के कैरियर को खत्म करना है तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लेके आ जाओ, उसके कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली ये बताऊं, मतलब ये कुछ सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए। यही मैं बाज़ औक़ात कहता हूं तो फिर बुरा लगता है कि भाई कुछ सोचें तो सही, किस टीम के अगेंस्ट आप लेके आ रहे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर्स ले आते, अब्बास को ले आते, किसी आपके पास बॉलर्स थे आप उनको ले आते, लेकिन आपने वो कोशिश नहीं की, आपने यंगस्टर्स को डाल दिया। भाई यंगस्टर्स को अगर डालना भी था तो एक टेस्ट मैच के बाद देखते ना कि क्या रिजल्ट है, उसके बाद डालते। आपने पहले ही टेस्ट में डाल दिया, कुछ पता नहीं, पोटेंशियल आपको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का क्या है,
या फिर बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक फ्लूक डिसीजन लिया गया कि यार अगर खानापुरी की गई है, खानापुरी इससे नहीं होता मसला। खानापुरी अगर ये वसीम जूनियर अच्छा बॉलर है, मैं आपको नसीम शाह भी अच्छा बॉलर है, लेकिन देखिए टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबी बॉलिंग करानी होती है। लंबी बॉलिंग से मतलब आपको कम से कम पोटेंशियली कंटिन्यूसली आपको 8-10 ओवर कराने होते हैं। इसमें यहाँ स्टेमिना की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अभी ये बहुत यंगस्टर्स हैं, सामने स्मिथ होंगे, सामने वार्नर होंगे, सामने लबशान होंगे, तो फिर आप देखिए ना कि इन प्लेयर के साथ आप जाती करेंगे, फिर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार ठीक है इनको हटा दे। कंसिस्टेंसी तो है नहीं आपके पास। हाँ, फहीम अशरफ थे, वो खेलते थे, वो जानते थे, उनका एक्सपीरियंस है। हसन अली था, हारिस रऊफ ने भी खेला। अब इनको आप ले आएंगे तो उसके बाद बेचारे आप अगर परफॉर्म ना कर सके तो आप कहेंगे भाई टीम से बाहर। बिल्कुल, इनके साथ भी ज्यादती हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी भी प्लेयर को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।